नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यह वैज्ञानिक, यह तार्किक और यह लोकतांत्रिक दुनिया, यह हमेशा से ऐसी नहीं थी? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय क्या हुआ होगा जब इंसान ने पहली बार यह कहने की हिम्मत की, मैं किसी राजा या किसी चर्च की कही हुई बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो कही गई है। मैं तो सिर्फ अपनी तर्क बुद्धि और अपने अनुभव पर ही विश्वास करूंगा। आज हम एक ऐसी ही महान और रोमांचक कहानी की यात्रा पर निकलने वाले हैं। आधुनिक दर्शन के इतिहास की कहानी। ये सिर्फ पुराने धूल भरे विचारों की कहानी नहीं है। ये तो एक महायुद्ध की कहानी है। एक ऐसी बौद्धिक जंग की जो पिछले 500 सालों से तर्क और आस्था के बीच, विज्ञान और अंधविश्वास के बीच और व्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्ता के नियंत्रण के बीच लड़ी जा रही है। हम ऑल्फ्रेड विलियम बेन की क्लासिक किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी को अपना गाइड बनाएंगे और देकार्त, स्पिनोजा, लोक, ह्यूम और कांट जैसे उन महान योद्धाओं से मिलेंगे जिन्होंने अपनी सोच के हथियारों से हमारी आज की दुनिया को बनाया है। यह किताब हमें दिखाती है कि कैसे दर्शन सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं है। यह तो इंसानियत की उस महान यात्रा की कहानी है जो अंधेरे से रोशनी की ओर, गुलामी से आजादी की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाती है। क्या आप तैयार हैं उस बौद्धिक क्रांति के गवाह बनने के लिए जिसने हमें सोचना सिखाया? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब इंसान ने फिर से सोचना शुरू किया, पुनर्जागरण और एक नई सुबह। हमारी इस महान कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत विशाल और बहुत ही गहरे बदलाव से। एक ऐसी सुबह से जो लगभग 1000 साल की लंबी अंधेरी रात के बाद आई थी। वो रात थी मध्य युग की, एक ऐसा समय जब यूरोप में इंसान की सोच पर, उसकी जिंदगी के हर पहलू पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत का राज था, और वो था कैथोलिक चर्च। उस समय सत्य क्या है, ये सवाल पूछने की चीज नहीं थी, ये तो बस मानने की चीज थी। सत्य वो था जो बाइबल में लिखा था या जो पोप और चर्च के पादरी बताते थे। दर्शन धर्मशास्त्र का एक गुलाम बनकर रह गया था। उसका काम सिर्फ पहले से माने हुए धार्मिक विश्वासों को सही ठहराना था, उन पर सवाल उठाना नहीं। यह एक ऐसी दुनिया थी जो आस्था पर चलती थी, तर्क पर नहीं। लेकिन फिर 14वीं और 15वीं सदी में इटली में कुछ नया होना शुरू हुआ। एक नई हवा बहने लगी, एक नई रोशनी फैलने लगी। इसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है फिर से जागना या पुनर्जन्म। यह किस चीज का पुनर्जन्म था? यह उस प्राचीन ग्रीक और रोमन दुनिया की कला, साहित्य और सबसे अधिक उसके दर्शन का पुनर्जन्म था। लोग प्लेटो और अरस्तू जैसे महान विचारकों को फिर से अध्ययन कर रहे थे और वे यह देखकर हैरान हो रहे थे कि ये प्राचीन लोग कितने स्वतंत्र रूप से, कितने साहस के साथ दुनिया के बारे में सोचते थे, बिना किसी चर्च या किसी पवित्र किताब के डर के। इसी पुनर्जागरण की आग में से आधुनिक दर्शन का पहला विद्रोही, पहला शहीद पैदा हुआ। उसका नाम था गियोर्डानो ब्रूनो। ब्रूनो एक इतालवी पादरी थे, लेकिन उनका दिमाग पुरानी संकीर्ण धार्मिक दीवारों में कैद रहने के लिए नहीं बना था। वे एक कवि थे, एक रहस्यवादी थे और एक बहुत ही साहसी खगोल शास्त्रीय विचारक थे। वे कोपरनिकस के उस नए, उस क्रांतिकारी विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन ब्रूनो इससे भी कई कदम आगे चले गए। उन्होंने घोषणा की कि यह सूरज भी कोई खास नहीं है, यह तो बस एक साधारण सा तारा है, और इस ब्रह्मांड में हमारे सूरज जैसे अनगिनत तारे हैं, और उन तारों के भी अपने ग्रह हैं, और उन ग्रहों पर भी हमारी ही तरह जीवन हो सकता है। उन्होंने एक अनंत ब्रह्मांड की कल्पना की जिसमें अनगिनत दुनियाएं हैं। यह विचार उस समय के चर्च के लिए, जो यह मानता था कि पृथ्वी और इंसान ही ईश्वर की सबसे महान और केंद्रीय रचना है, किसी ईश्वर निंदा से कम नहीं था। ब्रूनो ने चर्च के कई और सिद्धांतों को भी चुनौती दी। नतीजा, उन्हें विधर्मी घोषित कर दिया गया और 8 सालों तक जेल में रखने और यातनाएं देने के बाद सन 1600 में रोम के एक चौक पर उन्हें जिंदा जला दिया गया। ब्रूनो की मृत्यु उस पुराने, उस असहिष्णु युग के अंत और एक नए, एक साहसी युग की शुरुआत का एक बहुत ही क्रूर और एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। उन्होंने अपनी जान देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार स्थापित किया। लेकिन आधुनिक सोच का असली, व्यवस्थित शंखनाद एक और विचारक ने किया,
जो ब्रूनो की तरह एक कवि नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक, एक बहुत ही व्यवस्थित इंसान था। उनका नाम था फ्रांसिस बेकन। बेकन एक राजनेता थे और वे विज्ञान की शक्ति में अटूट विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि ज्ञान का मकसद सिर्फ पुरानी किताबों को अध्ययन करना और उन पर बहस करना नहीं है। ज्ञान ही शक्ति है, यह उनका प्रसिद्ध नारा था। ज्ञान का असली मकसद है प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, उसके रहस्यों को खोलना और उसका इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए करना। और यह हम कैसे कर सकते हैं? बेकन ने कहा कि हमें अरस्तू के पुराने उस निगमनात्मक तर्क को, जो सिर्फ शब्दों के खेल में उलझा रहता है, उसे छोड़ना होगा। हमें एक नई विधि अपनानी होगी, और वो नई विधि थी आगमनात्मक तर्क, जो अवलोकन और प्रयोग पर आधारित हो। हमें प्रकृति के पास जाना होगा, एक विनम्र छात्र की तरह, और उससे सीधे सीधे सवाल पूछने होंगे। हमें दुनिया के बारे में अपने पहले से बने हुए विचारों और पूर्वाग्रहों को, जिन्हें बेकन मन की मूर्तियां कहते हैं, उन्हें तोड़ना होगा। ब्रूनो का साहस और बेकन की यह नई वैज्ञानिक विधि, इन्हीं दो स्तंभों पर आधुनिक दर्शन की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। एक तरफ थी पुरानी धार्मिक दुनिया, जो आस्था और अधिकार पर आधारित थी, और दूसरी तरफ थी यह नई, यह साहसिक दुनिया, जो तर्क और अनुभव पर आधारित होने का वादा कर रही थी। यह एक बहुत विशाल, एक महाकाव्यात्मक संघर्ष की शुरुआत थी। और इस संघर्ष के पहले और सबसे महान महानायक थे एक फ्रांसीसी दार्शनिक, जिन्होंने अपनी शक की तलवार से ही पुरानी दुनिया के हर एक विश्वास को काट कर रख दिया। चैप्टर नंबर 2, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, देकार्त और तर्क की विजय। अगर फ्रांसिस बेकन आधुनिक दर्शन के पैगंबर थे, जिन्होंने एक नई दुनिया का वादा किया, तो उस दुनिया के असली निर्माता, उसके पिता थे रेने देकार्त। देकार्त एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक थे, और वे बेकन की तरह ही अपने समय के दर्शन की स्थिति से बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि यह सब कुछ कमजोर और अनिश्चित नींव पर बना है। विज्ञान के लिए एक ऐसी अटल, एक ऐसी निश्चित नींव खोजना चाहते थे, जिस पर किसी भी तरह का कोई शक न किया जा सके। एक ऐसा आर्किमिडियन बिंदु, जहां से वे पूरी दुनिया को हिला सकें। और इस निश्चितता की खोज के लिए, जैसा कि हमने रैशनलिज्म की ऑडियो बुक में विस्तार से देखा है, देकार्त ने पद्धतिगत संदेह का एक बहुत ही कट्टरपंथी रास्ता अपनाया। उन्होंने फैसला किया कि वे हर उस चीज पर शक करेंगे जिस पर शक किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर शक किया, क्योंकि वे हमें धोखा दे सकती हैं। उन्होंने इस पर भी शक किया कि क्या वे जाग रहे हैं या सपना देख रहे हैं। और अंत में उन्होंने एक दुष्ट जिन्न की कल्पना करके गणित और तर्क की सच्चाइयों पर भी शक किया। इस सार्वभौमिक शक के महासागर में उन्हें सिर्फ एक ही छोटा सा, लेकिन बहुत ही मजबूत द्वीप मिला, जिस पर वे खड़े हो सकते थे। और वो था उनके अपने अस्तित्व का एक सोचने वाली चीज के रूप में अकाट्य सत्य। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह आधुनिक व्यक्तिवाद का एक तरह से जन्म का क्षण था। पहली बार ज्ञान का आधार किसी बाहरी सत्ता, यानी किसी चर्च या किसी किताब में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने मन में, उसकी अपनी चेतना में खोजा गया था। यह तर्क बुद्धिवाद की एक बहुत बड़ी विजय थी। देकार्त ने यह स्थापित कर दिया था कि सच्चा और निश्चित ज्ञान हमारी इंद्रियों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी तर्क बुद्धि से ही आता है। और इसी एक निश्चित बिंदु से उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व और इस भौतिक दुनिया के अस्तित्व को फिर से सिर्फ तर्क के बल पर साबित करने की कोशिश की। लेकिन देकार्त ने जिस दुनिया का पुनर्निर्माण किया, वो एक टूटी हुई दुनिया थी, एक द्वैतवादी दुनिया थी। उन्होंने वास्तविकता को दो बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र पदार्थों में बांट दिया। एक था मन, यानी सोचने वाली गैर भौतिक चीज, और दूसरा था पदार्थ, यानी फैली हुई भौतिक चीज। और वे कभी भी संतोषजनक रूप से यह नहीं समझा पाए कि ये दोनों चीजें, यह मशीन में छिपा भूत, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करती हैं। देकार्त के इस द्वैतवाद ने और उनके जन्मजात विचारों के सिद्धांत ने आधुनिक दर्शन की पहली महान बहस को जन्म दिया। उनके ठीक बाद दो और बहुत ही महान कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट आए, जिन्होंने उनके काम को और भी आगे ले गया। पहले थे बारूक स्पिनोजा, जिन्होंने देकार्त के इस दो पदार्थ वाले ब्रह्मांड को खारिज कर दिया और एक बहुत ही कट्टरपंथी और एक बहुत ही सुंदर एक तत्ववादी दर्शन पेश किया।
उन्होंने कहा कि दुनिया में दो नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पदार्थ है, और वो है ईश्वर या प्रकृति। मन और पदार्थ उस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और दूसरे थे गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिट्ज, जिन्होंने कहा कि दुनिया एक या दो नहीं बल्कि अनंत गैर भौतिक चेतना के बिंदुओं, जिन्हें वे मोनाड कहते थे, से बनी है, जो एक पूर्व स्थापित सामंजस्य में एक साथ काम करते हैं। ये तीनों रैशनलिस्ट, डेकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिट्ज इस एक विश्वास में एकजुट थे कि ब्रह्मांड की एक तार्किक संरचना है और हम उसे अपनी तर्क बुद्धि से गणित की तरह ही समझ सकते हैं। वे एक बहुत ही भव्य, एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ दर्शन बना रहे थे। लेकिन जिस समय यह महान रैशनलिस्ट महाद्वीप पर अपनी जटिल और अमूर्त दुनियाओं का निर्माण कर रहे थे, उसी समय चैनल के उस पार ब्रिटेन में एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल नई, एक ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई और एक ज्यादा संदेहवादी दार्शनिक परंपरा जन्म ले रही थी। और वो परंपरा रैशनलिज्म की इस पूरी भव्य इमारत की नींव पर ही हमला करने वाली थी। चैप्टर नंबर 3, जब मन एक खाली स्लेट था, ब्रिटिश अनुभववाद का उदय। जहां देकार्त और उनके अनुयायी ये मानकर चल रहे थे कि सच्चा ज्ञान हमारे मन के अंदर से, हमारे जन्मजात विचारों और हमारी तर्क बुद्धि से आता है, वहीं ब्रिटेन में दार्शनिकों की एक नई पीढ़ी ने एक बिल्कुल उल्टा और एक बहुत ही सरल लगने वाला विचार पेश किया। उन्होंने कहा, नहीं, सच्चा ज्ञान अंदर से नहीं बल्कि बाहर से, हमारी इंद्रियों और हमारे अनुभव से आता है। यह अनुभववाद का मूल मंत्र था और इसने रैशनलिज्म के साथ आधुनिक दर्शन की उस सबसे विशाल और सबसे प्रसिद्ध लड़ाई को जन्म दिया। इस अनुभववादी क्रांति के पहले महान नायक थे थॉमस हॉब्स। हालांकि हॉब्स को हम अक्सर उनके राजनीतिक दर्शन लेविथान के लिए जानते हैं, लेकिन वे एक कट्टर भौतिकवादी भी थे। उनका मानना था कि इस दुनिया में भौतिक पदार्थ के अलावा और कुछ भी वास्तविक नहीं है और हमारे सारे विचार, हमारी सारी चेतना अंततः हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया के भौतिक प्रभावों का ही नतीजा है। लेकिन अनुभववाद के असली पितामह माने जाते हैं जॉन लोक। लोक ने देकार्त के जन्मजात विचारों के सिद्धांत पर एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही विनाशकारी हमला किया। उन्होंने एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही सामान्य ज्ञान वाला तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर का विचार या नैतिकता के नियम, जैसे कि हत्या करना गलत है, सच में जन्मजात होते, तो वे हर इंसान में, हर जगह पाए जाने चाहिए थे। वे छोटे बच्चों में भी पाए जाने चाहिए थे, वे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों में भी पाए जाने चाहिए थे, और वे दुनिया के उन जंगली कबीलों में भी पाए जाने चाहिए थे जिनके बारे में खोजकर्ता बता रहे थे। लेकिन लोक ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे इन विचारों के बिना पैदा होते हैं और दुनिया में ऐसी कई संस्कृतियां हैं जिनकी नैतिकता की धारणाएं हमसे बिल्कुल अलग हैं। तो फिर ये विचार आते कहां से हैं? लोक ने अपना प्रसिद्ध जवाब दिया, हमारा मन जन्म के समय एक तबुला रासा, यानी एक खाली स्लेट या एक सफेद कागज की तरह होता है। इस पर कुछ भी पहले से लिखा नहीं होता और हमारे जीवन के सारे अनुभव हमारी इंद्रियों के माध्यम से इस खाली स्लेट पर लिखना शुरू कर देते हैं और इसी से हमारे सारे ज्ञान और हमारे सारे विचारों का निर्माण होता है। यह एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही लोकतांत्रिक लगने वाला विचार था। यह कहता था कि कोई भी जन्म से ज्ञानी या अज्ञानी नहीं होता। हम सब एक ही शुरुआती बिंदु से शुरू करते हैं और हमारी समझ हमारे अनुभवों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। इसने शिक्षा और परवरिश के महत्व पर बहुत जोर दिया। लोक के बाद अनुभववाद की इस मशाल को उठाया जॉर्ज बर्कले ने। बर्कले ने लोक के अनुभववाद को उसकी चरम तार्किक सीमा तक पहुंचाया और एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसे आइडियलिज्म कहते हैं, जिसकी हमने पहले भी बात की है। बर्कले ने कहा कि अगर हमारा सारा ज्ञान सिर्फ हमारी अनुभूतियों से ही आता है, तो फिर हमारे पास यह मानने का क्या आधार है कि हमारी उन अनुभूतियों के पीछे कोई भौतिक पदार्थ भी मौजूद है? हम तो सिर्फ अपनी अनुभूतियों को ही सीधे सीधे जानते हैं और इस तरह वे उस प्रसिद्ध निष्कर्ष पर पहुंचे, होने का मतलब है अनुभव किया जाना। यह दिखाता है कि अनुभववाद का यह रास्ता भी कितना खतरनाक और कितना प्रतिसहज हो सकता है। लेकिन अनुभववाद का सबसे विशाल, सबसे कट्टरपंथी और सबसे विनाशकारी विचारक तो अभी आना बाकी था। वो एक ऐसा दार्शनिक था जो अपनी संदेहवादी तलवार से
न सिर्फ रैशनलिज्म को बल्कि खुद अनुभववाद की भी नींव को काटने वाला था। चैप्टर नंबर 4, जब हर चीज पर शक हुआ, ह्यूम का संदेहवाद और ज्ञानोदय। अब हमारी कहानी में प्रवेश होता है उस दार्शनिक का जिसे कई लोग आधुनिक दर्शन का सबसे विशाल, सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण विचारक मानते हैं। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी आलोचनात्मक बुद्धि से दर्शन के लगभग हर एक स्थापित विश्वास को, चाहे वो रैशनलिज्म का हो या एम्पिरिसिज्म का, उसकी नींव तक हिलाकर रख दिया। उनका नाम था डेविड ह्यूम, 18वीं सदी के स्कॉटलैंड के एक बहुत ही मिलनसार लेकिन बौद्धिक रूप से बहुत ही निर्दयी दार्शनिक। ह्यूम ने अनुभववाद को उसकी अंतिम और सबसे विनाशकारी तार्किक सीमा तक पहुंचाया और हमें एक ऐसे गहरे संदेहवाद की खाई के किनारे पर ला खड़ा किया जिससे दर्शन आज भी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। ह्यूम ने लोक के उस मूल सिद्धांत को स्वीकार किया कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से ही आता है, जो इंप्रेशंस यानी हमारी सीधी संवेदी अनुभूतियां और आइडियाज यानी उन इंप्रेशंस की धुंधली प्रतियों से मिलकर बना है। और फिर उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन एक बहुत ही घातक कांटा पेश किया। उन्होंने कहा कि कोई भी बयान या कोई भी विश्वास सिर्फ दो ही तरीकों से सार्थक हो सकता है, या तो वो विचारों के संबंधों के बारे में हो, जैसे कि गणित या तर्कशास्त्र, जैसे एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, यह परिभाषा से ही सच है, या फिर वो तथ्य के मामलों के बारे में हो जिसे हम अनुभव से सत्यापित या खारिज कर सकें, जैसे सूरज पूरब से उगता है, यह हम रोज देखते हैं। और फिर ह्यूम ने इस कांटे का इस्तेमाल मेटाफिजिक्स के उन सभी कोई सारे और प्यारे विचारों को काटने के लिए किया जिन पर दार्शनिक सदियों से बहस करते आए थे। उन्होंने पदार्थ की अवधारणा को लिया। उन्होंने पूछा, क्या हमें पदार्थ का कोई इंप्रेशन होता है? नहीं, हम सिर्फ उसके गुणों जैसे कि रंग, आकार और बनावट को ही अनुभव करते हैं। हम उस चीज को कभी अनुभव नहीं करते जो उन गुणों के पीछे है। तो पदार्थ का विचार एक अर्थहीन, एक काल्पनिक विचार है। उन्होंने स्व या आत्मा की अवधारणा पर भी यही हमला किया। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने अंदर झांकता हूं तो मुझे कोई एक स्थायी मैं नहीं मिलता। मुझे तो बस विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों की एक लगातार बहती हुई नदी ही मिलती है। मैं तो बस इन सभी अलग अलग अनुभूतियों का एक बंडल मात्र है जिसके पीछे कोई स्थायी प्राणी नहीं है। और उनका सबसे प्रसिद्ध और सबसे विनाशकारी हमला था कारण और प्रभाव की अवधारणा पर। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, उन्होंने तर्क दिया कि हम कभी भी दो घटनाओं के बीच के उस आवश्यक संबंध को सीधे सीधे अनुभव नहीं करते। हम तो बस ये देखते हैं कि एक घटना ए के बाद हमेशा एक दूसरी घटना बी होती है, और इसी नियमित अनुक्रम की आदत के कारण हमारा मन उन दोनों के बीच एक कारण कार्य का रिश्ता मान लेता है। कारणता दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे अपने मन की एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। यह इंडक्शन की समस्या का भी आधार था। अगर हम यह निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि अतीत भविष्य जैसा ही होगा, तो फिर हमारा पूरा का पूरा विज्ञान, जो इंडक्टिव तर्क पर ही आधारित है, वो एक बहुत ही कमजोर, एक बहुत ही अनिश्चित नींव पर खड़ा है। ह्यूम के इस कट्टरपंथी संदेहवाद ने रैशनलिज्म की उस पूरी इमारत को, जो जन्मजात विचारों और तर्क की निश्चितता पर बनी थी, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसने खुद अनुभववाद को भी एक मृत अंत पर ला खड़ा किया। अगर हम अपने अनुभव से भी कारण और प्रभाव जैसी बुनियादी चीजों को नहीं जान सकते, तो फिर हम जान ही क्या सकते हैं? ह्यूम के इस काम ने ज्ञानोदय की उस पूरी परियोजना को, जो तर्क और विज्ञान की शक्ति में अटूट विश्वास पर आधारित थी, एक बहुत विशाल और एक बहुत ही गहरी चुनौती दी। ऐसा लगता था मानो दर्शन ने खुद को ही एक ऐसी खाई में धकेल दिया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ह्यूम की इसी विनाशकारी आलोचना ने एक और महान दार्शनिक को उसकी हठधर्मी नींद से जगा दिया, और उस दार्शनिक ने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, इन दोनों महान लेकिन अधूरे दर्शनों को एक साथ मिलाकर एक नई, एक क्रांतिकारी और एक ज्यादा संपूर्ण तस्वीर बनाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास किया। चैप्टर नंबर 5, जब दो दुश्मन दोस्त बने, कांट का क्रांतिकारी संश्लेषण। 18वीं सदी के अंत तक रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच की यह लड़ाई एक तरह के गतिरोध पर पहुंच चुकी थी। रैशनलिज्म स्पिनोजा और लाइबनिट्ज के साथ एक बहुत ही जटिल और अमूर्त हठधर्मिता में फंस गया था,
जो अनुभव की दुनिया से बहुत दूर लगता था। और एम्पिरिसिज्म डेविड ह्यूम के साथ एक बहुत ही गहरे संदेहवाद में फंस गया था, जो यह कहता हुआ लग रहा था कि हम किसी भी चीज के बारे में, यहां तक कि कारण और प्रभाव के बारे में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं जान सकते। ऐसा लगता था मानो दर्शन ने खुद को ही एक कोने में फंसा लिया है। और इसी समय जर्मनी के कोनिग्सबर्ग शहर में एक बहुत ही अनुशासित और बहुत ही गहरे विचारक इमानुएल कांट ने इस पूरी समस्या को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा। कांत ने बाद में लिखा कि डेविड ह्यूम के संदेहवाद ने उन्हें उनकी हठधर्मी नींद से जगा दिया था। उन्होंने महसूस किया कि ह्यूम के तर्क बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी थे और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन कांत यह भी मानने को तैयार नहीं थे कि विज्ञान और ज्ञान असंभव है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, इन दोनों विरोधी परंपराओं को एक साथ लाने की, उनके बीच एक संश्लेषण करने की। और इसका नतीजा था उनकी महान और बहुत ही मुश्किल किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। कांट ने जो किया उसे उन्होंने खुद अपनी एक कोपर्निकन क्रांति कहा। जैसे कोपर्निकस ने यह कहकर खगोल विज्ञान को पलट दिया था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता, बल्कि पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है, वैसे ही कांट ने यह कहकर दर्शन को पलट दिया कि हमारा मन वास्तविकता की नकल नहीं करता, बल्कि वास्तविकता हमारे मन की संरचना के अनुसार खुद को ढालती है। यह एक बहुत ही गहरा और क्रांतिकारी विचार है। कांत ने कहा कि रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट दोनों ही आधे आधे सही थे और आधे आधे गलत। उन्होंने एम्पिरिसिस्टों से सहमति जताई कि हाँ, हमारा सारा ज्ञान अनुभव से ही शुरू होता है। हमारे मन में ज्ञान को पैदा करने के लिए हमें बाहर की दुनिया से, हमारी इंद्रियों के माध्यम से कच्चा माल चाहिए। बिना अनुभव के हमारा मन खाली रहेगा। लेकिन, और यह एक बहुत विशाल लेकिन है, उन्होंने रैशनलिस्टों से भी सहमति जताई कि हमारा मन एक खाली स्लेट नहीं है। हमारा मन एक निष्क्रिय रिसीवर नहीं है जो बस चुपचाप बाहरी दुनिया की छापों को ग्रहण करता रहे। कांत ने तर्क दिया कि हमारा मन एक सक्रिय एजेंट है। यह कुछ जन्मजात संरचनाओं या श्रेणियों के साथ आता है, जो अनुभव के उस कच्चे, अव्यवस्थित माल पर लागू होती हैं और उसे एक व्यवस्थित, एक समझने योग्य अनुभव में बदल देती है। यह जन्मजात संरचनाएं क्या हैं? कांट के अनुसार ये हैं स्पेस और टाइम और कारण और प्रभाव जैसी अवधारणाएं। ये चीजें हमें बाहरी दुनिया में नहीं मिलती। ये तो हमारे मन के वो चश्मे हैं जिन्हें पहनकर ही हम दुनिया को अनुभव कर सकते हैं। हम स्पेस और टाइम के बाहर किसी भी चीज का अनुभव कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन ही इस तरह से बना है। इसी तरह कारण और प्रभाव का जो नियम ह्यूम को दुनिया में कहीं नहीं मिला था, कांट ने कहा कि वो दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन में है। यह हमारे मन का एक जन्मजात नियम है जो वो घटनाओं के प्रवाह पर लागू करता है, ताकि वो उसे एक समझने योग्य श्रृंखला के रूप में देख सके। तो कांट के लिए ज्ञान इन दोनों चीजों का एक उत्पाद है, अनुभव का कच्चा माल और हमारे मन की जन्मजात संरचनाएं। ज्ञान बाहर से अंदर और अंदर से बाहर दोनों ही तरह से एक साथ बनता है। यह एक बहुत ही शानदार संश्लेषण था। इसने एम्पिरिसिज्म के अनुभव के महत्व को भी बचाया और रैशनलिज्म के तर्क और मन की सक्रिय भूमिका के महत्व को भी। इसने ह्यूम के संदेहवाद का भी एक जवाब दे दिया। हम कारण और प्रभाव के बारे में निश्चित हो सकते हैं, इसलिए नहीं कि वो दुनिया में है, बल्कि इसलिए कि वो हमारे मन की एक अनिवार्य संरचना है और हम दुनिया को उसके बिना अनुभव कर ही नहीं सकते। कांट का यह संश्लेषण इतना प्रभावशाली था कि उसके बाद का लगभग सारा पश्चिमी दर्शन किसी न किसी तरह से उसी की प्रतिक्रिया में लिखा गया है। लेकिन कांट की इस क्रांति के बाद दर्शन का अगला कदम क्या था? चैप्टर नंबर 6, जब विचार ही दुनिया बन गया। जर्मन आइडियलिज्म का उदय। इमानुएल कांट ने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्थिर पुल तो बना दिया था, लेकिन उन्होंने हमें एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही बंटी हुई दुनिया में भी छोड़ दिया था। एक तरफ थी फेनोमेनल दुनिया, यानी वो दुनिया जिसे हम अनुभव करते हैं और जिसे हमारे मन ने आकार दिया है, और दूसरी तरफ थी न्यूमेनल दुनिया, यानी वो रहस्यमयी वस्तु जैसी वो है जो हमारे अनुभव के पीछे तो है, लेकिन जिसे हम कभी भी सीधे सीधे जान नहीं सकते। कांट के बाद आने वाले जर्मन दार्शनिकों की पी रही, जिसे जर्मन आइडियलिस्ट कहा जाता है, वे इस विभाजन से, इस सीमा से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया कि हकीकत का एक हिस्सा हमेशा हमारी पहुंच से, हमारे ज्ञान से बाहर रहेगा।
और इसी असंतोष से 19वीं सदी के सबसे भव्य, सबसे जटिल और सबसे महत्वाकांक्षी दार्शनिक प्रणालियों में से एक का जन्म हुआ, जो थी G.W.F. हेगेल का निरपेक्ष आइडियलिज्म। हेगेल ने कांट के उस रहस्यमयी, उस अनजाने न्यूमेनल वर्ल्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हेगेल ने तर्क दिया कि अगर कोई चीज हमारी चेतना के लिए, हमारे विचार के लिए पूरी तरह से पहुंच से बाहर है, तो फिर हम यह कह भी कैसे सकते हैं कि वो मौजूद है। ये तो एक निरर्थक और एक अंतर्विरोधी अवधारणा है। हेगेल ने एक बहुत ही साहसिक और एक बहुत ही कट्टरपंथी दावा किया, जो तर्क संगत है वो वास्तविक है, और जो वास्तविक है वो तर्क संगत है। इसका मतलब था कि वास्तविकता और विचार के बीच कोई अंतिम, कोई रहस्यमयी खाई नहीं है। वास्तविकता की संरचना और हमारे मन की संरचना दोनों एक ही हैं, दोनों तार्किक हैं। हकीकत को पूरी तरह से बिना किसी बचे हुए रहस्य के जाना जा सकता है, क्योंकि हकीकत खुद ही अपने सार में एक तरह का विचार है। यह आइडियलिज्म का शिखर था। अगर पूरी हकीकत एक विचार है, तो यह किसका विचार है? हेगेल के लिए यह एक सार्वभौमिक, एक निरपेक्ष मन या आत्मा या निरपेक्ष विचार का विचार है, जो खुद को इस पूरी दुनिया और इस पूरे इतिहास के माध्यम से प्रकट कर रहा है और खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। हेगेल के लिए वास्तविकता कोई स्थिर चीज नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक विकास की कहानी है। यह उस निरपेक्ष आत्मा की एक तरह की आत्मकथा है, जो समय के साथ धीरे धीरे अपनी पूरी क्षमता को साकार कर रही है। और यह प्रक्रिया एक खास तार्किक पैटर्न यानी द्वंद्वात्मक का पालन करती है, जिसमें एक थीसिस अपने एंटीथीसिस से टकराता है और उन दोनों से एक उच्चतर सिंथेसिस का जन्म होता है। हेगेल का यह दर्शन बहुत ही भव्य और एक बहुत ही आशावादी था। यह हमें बताता था कि इतिहास में कुछ भी आकस्मिक नहीं है, हर चीज का एक तर्क है, और यह सब कुछ एक ऊंचे, एक तर्क संगत लक्ष्य की ओर जा रहा है। लेकिन यह एक बहुत ही अमूर्त, एक बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही जर्मन लगने वाला दर्शन भी था। अल्फ्रेड विलियम बेन, जिनकी किताब हम अध्ययन कर रहे हैं, वे हेगेल के इस दर्शन के बहुत महान आलोचक थे। उन्हें यह विज्ञान विरोधी, अस्पष्ट और एक तरह का रहस्यवाद लगता था। उन्हें लगता था कि हेगेल ने दर्शन को वापस उसी अंधेरे में धकेल दिया है जिससे ज्ञानोदय ने उसे बाहर निकाला था। हेगेल की इस भव्य और अमूर्त प्रणाली के खिलाफ 19वीं सदी में कई अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हुईं, जिन्होंने दर्शन को फिर से एक ज्यादा मानवीय, एक ज्यादा जमीन से जुड़े हुए स्तर पर लाने की कोशिश की। एक तरफ थे अस्तित्ववादी विचारक जैसे कि कीरकेगार्ड, जिन्होंने इस विशाल, इस सार्वभौमिक आत्मा के खिलाफ व्यक्तिगत के, उसके अकेलेपन और उसकी आत्मनिष्ठ सच्चाई के महत्व पर जोर दिया। और दूसरी तरफ थे कार्ल मार्क्स जैसे विचारक, जिन्होंने हेगेल के इस आइडियलिज्म को लिया और उसे सिर के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स ने कहा कि इतिहास का इंजन विचार नहीं, बल्कि भौतिक परिस्थितियां यानी आर्थिक संबंध हैं। यह सब हमें दिखाता है कि 19वीं सदी का दर्शन कांट की उस महान क्रांति के बाद एक बहुत ही विविध और एक बहुत ही संघर्षपूर्ण क्षेत्र था। लेकिन इस सब के बीच बेन के लिए जो असली और जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी चल रही थी, वो जर्मनी के इन दार्शनिकों के बीच नहीं, बल्कि वो विज्ञान की दुनिया में चल रही थी। चैप्टर नंबर 7, जब विज्ञान ही दर्शन बन गया, पॉजिटिविज्म और विकासवाद। जर्मनी में जहां हेगेल और उनके अनुयायी वास्तविकता की अमूर्त और आध्यात्मिक संरचनाओं के बारे में लिख रहे थे, वहीं फ्रांस और ब्रिटेन में एक बिल्कुल अलग और एक बहुत ही विज्ञान प्रेमी दार्शनिक लहर उठ रही थी। अल्फ्रेड विलियम बेन, हमारी इस कहानी के कथावाचक के लिए यही असली आधुनिक दर्शन की कहानी थी, यही प्रगति का असली रास्ता था। यह वो दर्शन था जो मेटाफिजिक्स के उन बादलों से नीचे उतरकर विज्ञान की उस ठोस और उपजाऊ जमीन पर खड़ा होना चाहता था। इस आंदोलन के दो महान नायक थे, ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर। ऑगस्ट कॉम्ट एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिन्हें समाज शास्त्र का संस्थापक भी माना जाता है। कॉम्ट ने पॉजिटिविज्म नामक एक बहुत ही प्रभावशाली दर्शन की स्थापना की। पॉजिटिविज्म का मूल विचार बहुत ही सरल है। यह कहता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान ही है, यानी वो ज्ञान जो अवलोकन और प्रयोग पर आधारित हो और जिसे सत्यापित किया जा सके। कॉम्ट के लिए कोई भी ऐसा सवाल या कोई भी ऐसा बयान जो वैज्ञानिक रूप से परखा नहीं जा सकता, जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व है
या आत्मा अमर है, वो एक अर्थहीन सवाल है। यह मेटाफिजिक्स और धर्मशास्त्र का पूरी तरह से खंडन था। कोम्ट ने मानव इतिहास के विकास का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी 3 चरणों का नियम भी दिया। उन्होंने कहा कि इंसानी दिमाग और समाज भी 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला है धार्मिक चरण, जिसमें इंसान हर घटना को समझाने के लिए देवताओं और अलौकिक शक्तियों का सहारा लेता है। दूसरा है तात्विक चरण, जिसमें इंसान देवताओं की जगह प्रकृति या सार जैसी अमूर्त अवधारणाओं का इस्तेमाल करता है। और तीसरा और अंतिम और सर्वोच्च चरण है सकारात्मक या वैज्ञानिक चरण। इस चरण में इंसान क्यों पूछना छोड़ देता है और सिर्फ कैसे पर ध्यान केंद्रित करता है। वो घटनाओं के पीछे के अवलोकन योग्य वैज्ञानिक नियमों को खोजने की कोशिश करता है। बेन के लिए कॉम्ट ने इतिहास का वो नक्शा बना दिया था जो उनकी अपनी तर्कवादी दृष्टि से पूरी तरह से मेल खाता था। इस कहानी का दूसरा और बेन के लिए शायद सबसे महान हीरो था एक अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर चार्ल्स डार्विन के एक समकालीन थे और वे डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक सार्वभौमिक दर्शन बना दिया। उन्होंने तर्क दिया कि विकास का यह नियम, यानी सरल से जटिल की ओर जाना और योग्यतम की उत्तरजीविता, यह वाक्य स्पेंसर ने ही बनाया था, डार्विन ने नहीं। यह सिर्फ जीव विज्ञान पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर एक पहलू पर लागू होता है, समाज पर, नैतिकता पर, मनोविज्ञान पर और यहां तक कि हमारे ज्ञान पर भी। स्पेंसर ने एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सिंथेटिक फिलॉसफी का निर्माण किया, जिसका मकसद था सारे मानवीय ज्ञान को विकास के इस एक एकल सिद्धांत के तहत एकीकृत करना। बेन, जो खुद एक विकासवादी विचारक थे, वे स्पेंसर के इस काम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि स्पेंसर ने अंततः दर्शन को एक सच्चा वैज्ञानिक आधार प्रदान कर दिया है। कोम्ट का पॉजिटिविज्म और स्पेंसर का विकासवादी दर्शन, ये दोनों मिलकर बेन के लिए आधुनिक दर्शन की विजय का प्रतीक थे। ये उस लंबी लड़ाई का अंत था जो ब्रूनो और बेकन ने शुरू की थी। यह विज्ञान और तर्क की, धर्मशास्त्र और मेटाफिजिक्स पर अंतिम और निर्णायक जीत थी। यह हमें दिखाता है कि बेन की यह इतिहास की कहानी सिर्फ एक तटस्थ विवरण नहीं है, यह एक बहुत ही मजबूत तर्क भी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसका एक स्पष्ट नायक है यानी विज्ञान और एक स्पष्ट खलनायक है यानी धर्म और मेटाफिजिक्स। लेकिन क्या यह इतनी सरल कहानी है? चैप्टर नंबर 8, एक अधूरी कहानी, बेन के इतिहास की सीमाएं और पूर्वाग्रह। अल्फ्रेड विलियम बेन की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी एक शानदार, एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही आकर्षक कहानी है। वे एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक थे और वे जटिल दार्शनिक विचारों को एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही जीवंत कहानी के रूप में प्रस्तुत करने में माहिर थे। एक शुरुआती पाठक के लिए जो आधुनिक दर्शन की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा है, यह किताब आज भी एक बहुत ही बेहतरीन गाइड या नक्शा प्रदान कर सकती है। यह आपको सभी महान नामों, उनके मुख्य विचारों और उनके बीच के रिश्तों से परिचित करा देती है। लेकिन जैसा कि हर इतिहास के साथ होता है और जैसा कि खुद बेन के नायक ह्यूम हमें सिखाते, हमें हर कहानी पर, चाहे वो कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, एक आलोचनात्मक नजर डालनी ही चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें बेन की इस खूबसूरत कहानी की कुछ बहुत ही स्पष्ट सीमाएं और पूर्वाग्रह भी नजर आने लगते हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट पूर्वाग्रह है उनका कट्टर रैशनलिस्ट, पॉजिटिविस्ट और विज्ञान प्रेमी दृष्टिकोण। जैसा कि हमने देखा, बेन के लिए आधुनिक दर्शन का इतिहास प्रगति की एक सीधी रेखा वाली कहानी है, जो अज्ञान और अंधविश्वास के अंधेरे से शुरू होकर विज्ञान और तर्क की रोशनी में समाप्त होती है। यह एक बहुत ही नाटकीय और एक बहुत ही संतोषजनक कहानी है। लेकिन क्या यह सच है? इस तरह के इतिहास लेखन को अक्सर विग हिस्ट्री कहा जाता है, यानी इतिहास को इस तरह से लिखना मानो वो सब कुछ अनिवार्य रूप से हमारे अपने आज के प्रबुद्ध दृष्टिकोण पर ही आकर खत्म होने के लिए हुआ हो। आधुनिक इतिहासकार इस तरह की सरल, सीधी रेखा वाली प्रगति की कहानियों को लेकर बहुत ज्यादा शक्की होते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि इतिहास कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा गंदा और कहीं ज्यादा अप्रत्याशित होता है। बेन का यह पूर्वाग्रह उनके द्वारा अलग अलग दार्शनिकों के साथ किए गए व्यवहार में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे उन दार्शनिकों के प्रति बहुत ही उदार और प्रशंसक हैं
जो उनकी अपनी कहानी में फिट बैठते हैं, जैसे कि बेकन, लोक, ह्यूम और स्पेंसर। लेकिन वे उन दार्शनिकों के प्रति बहुत ही ज्यादा अन्यायी और खारिज करने वाले हैं जो उनकी इस प्रगति की कहानी में फिट नहीं बैठते। उनका हेगल का विश्लेषण इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। वे हेगल के उस विशाल और जटिल दर्शन को, जिसने पूरे 19वीं सदी पर इतना गहरा प्रभाव डाला, उसे बस कुछ ही पन्नों में एक अस्पष्ट, अतार्किक और प्रतिक्रियावादी बकवास कहकर खारिज कर देते हैं। वे उसे समझने की कोई गंभीर कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि वो पहले से ही यह तय कर चुके हैं कि वो उनकी कहानी का खलनायक है। इसी तरह वे उन दार्शनिकों, जैसे कि स्पिनोजा या बर्कले, के विचारों के उन पहलुओं को भी अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके अपने धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़े हैं, और सिर्फ उनके तार्किक या वैज्ञानिक लगने वाले पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी मुख्य सीमा है इस किताब का पुराना हो जाना। यह 1912 में लिखी गई थी। उसके बाद से 100 सालों से भी ज्यादा समय में इन सभी दार्शनिकों पर बहुत ही ज्यादा और बहुत ही गहरी विद्वतापूर्ण शोध हुई है। हमें कई नए ग्रंथ मिले हैं और हमारी समझ इन विचारकों के बारे में बहुत ज्यादा सूक्ष्म और जटिल हो गई है। तो क्या हमें इस किताब को फेंक देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस इसे सही तरीके से अध्ययन करना है। हमें इसे एक अंतिम सत्य की तरह नहीं, बल्कि खुद एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में अध्ययन करना है। यह किताब हमें सिर्फ आधुनिक दर्शन का ही नहीं, बल्कि यह भी एक अद्भुत झलक देती है कि 20वीं सदी की शुरुआत का एक बुद्धिमान, एक प्रबुद्ध और एक तर्कवादी व्यक्ति उस दर्शन के इतिहास को कैसे देखता था। यह हमें उस समय की युग की आत्मा को समझने में मदद करती है। यह एक शानदार शुरुआती बिंदु है, लेकिन यह अंतिम मंजिल नहीं है। यह आपको खेल के मैदान और खिलाड़ियों से तो परिचित करा देती है, लेकिन खेल की असली गहराई और जटिलता को समझने के लिए आपको और भी आगे जाना होगा। चैप्टर नंबर 9, जब अतीत भविष्य से बात करता है। दर्शन के इतिहास का महत्व। अल्फ्रेड विलियम बेन की यह किताब और उसकी सीमाएं हमें एक बहुत ही गहरे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक सवाल पर लाती हैं। हमें दर्शन का इतिहास अध्ययन करना ही क्यों चाहिए? अगर दर्शन का काम सत्य की खोज करना है, तो हमें इन पुराने, इन गलत हो चुके विचारकों के बारे में अध्ययन करके अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ आज के सबसे नए, सबसे उन्नत विचारों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत ही आम और एक बहुत ही आकर्षक लगने वाला सवाल है, खासकर हमारी इस आगे जाओ वाली, इस नवीनता प्रेमी संस्कृति में। लेकिन इसका जवाब जो बेन की किताब हमें अपनी सीमाओं के बावजूद सिखाती है, वो यह है कि दर्शन विज्ञान की तरह नहीं है। विज्ञान में एक नई थ्योरी अक्सर पुरानी थ्योरी को गलत साबित करके उसे प्रतिस्थापित कर देती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ने न्यूटन की थ्योरी को अपूर्ण साबित कर दिया। हमें अब न्यूटन को अध्ययन करने की जरूरत नहीं है ब्रह्मांड को समझने के लिए। लेकिन दर्शन में ऐसा नहीं होता। प्लेटो, देकार्त या कांट के विचार, चाहे वे कितने भी पुराने क्यों ना हों, वे कभी भी कालबाह्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे उन शाश्वत, उन मौलिक सवालों से जूझ रहे हैं जो इंसानियत के साथ हमेशा रहते हैं। वास्तविकता क्या है? ज्ञान क्या है? एक अच्छा जीवन क्या है? इन सवालों का कोई एक अंतिम वैज्ञानिक जवाब नहीं है। दर्शन का इतिहास अध्ययन करना एक तरह से उन महान दिमागों के साथ एक संवाद में शामिल होना है जो हमसे पहले इन सवालों से जूझे हैं। यह कोई मरी हुई परंपरा नहीं है, यह एक जीवित परंपरा है। जब हम प्लेटो को अध्ययन करते हैं, तो हम सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य को नहीं जान रहे होते। हम तो प्लेटो को अपने दिमाग में, अपने समय में फिर से सोचने का मौका दे रहे होते हैं। हम उनके तर्कों को परखते हैं, हम उन्हें चुनौती देते हैं और हम उनसे सीखते हैं। यह हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे आज के नए लगने वाले कई विचार असल में बहुत ही पुराने हैं और उन पर पहले ही बहुत ही गहराई से सोचा जा चुका है। यह हमें पहिए को फिर से आविष्कार करने से बचाता है। यह हमारी अपनी सोच को भी तेज करता है। अलग अलग दार्शनिकों को अध्ययन करना जो दुनिया को बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखते हैं, यह हमारे अपने दिमाग को हमारी अपनी मान्यताओं के उस आरामदायक बक्से से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। यह हमें एक ज्यादा लचीला, एक ज्यादा आलोचनात्मक और एक ज्यादा रचनात्मक विचारक बनाता है।
और सबसे महत्वपूर्ण, दर्शन का इतिहास हमें हमारी अपनी पहचान को समझने में मदद करता है। हम कौन हैं, हमारा समाज कैसा है, हमारे मूल्य क्या हैं, ये सब कुछ उन दार्शनिक बहसों का ही तो नतीजा है जो सदियों से चली आ रही हैं। हमारे संविधान में लिखे हुए अधिकार जॉन लॉक के विचारों के बिना समझे नहीं जा सकते। हमारी विज्ञान में आस्था बेकन और ज्ञानोदय के बिना समझी नहीं जा सकती। अतीत को समझे बिना हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते। तो बेन की यह किताब अपनी सारी कमियों के बावजूद हमें इसी महान संवाद में शामिल होने का एक निमंत्रण देती है। यह हमें उस कहानी का हिस्सा बनने के लिए बुलाती है, इंसानियत की उस सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक कहानी का, जो है खुद को और इस ब्रह्मांड को समझने की कहानी। चैप्टर नंबर 10, आपकी अपनी कहानी, एक बेहतर भविष्य के लिए दर्शन। हम आधुनिक दर्शन के इतिहास की इस तेज तर्रार और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंत पर हैं। हमने देखा कि कैसे पुनर्जागरण की पहली चिंगारी से लेकर रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के महासंग्राम और अंत में विज्ञान की विजय तक इंसानी सोच ने एक बहुत ही लंबी और एक बहुत ही नाटकीय यात्रा तय की है। तो अंत में अल्फ्रेड विलियम बेन की यह कहानी हमें हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या सिखाती है? शायद सबसे मुख्य सबक जो बेन का यह पूरा प्रोजेक्ट हमें सिखाता है, वो है आशा और प्रगति में विश्वास। बेन एक सच्चे ज्ञानोदय के बेटे थे। उन्हें इंसानी तर्क बुद्धि की शक्ति में अटूट विश्वास था। उन्हें यह विश्वास था कि अगर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, अगर हम अंधविश्वास और हठधर्मिता को चुनौती दें, तो हम न सिर्फ दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, बल्कि हम उसे एक बेहतर जगह बना भी सकते हैं। उनकी यह कहानी कि कैसे इंसानियत धीरे धीरे अंधेरे से रोशनी की ओर जा रही है, ये आज हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी और एक बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है। आज की इस दुनिया में, जो अक्सर हमें बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही अराजक और बहुत ही अतार्किक लगती है, बेन हमें याद दिलाते हैं कि तर्क और विज्ञान की छोटी छोटी जीतें भी समय के साथ मिलकर एक बहुत विशाल और एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। दूसरा, बेन हमें साहस का महत्व सिखाते हैं। उनकी कहानी उन सभी साहसी विचारकों को, उन सभी विद्रोहियों को सलाम करती है जिन्होंने स्थापित सत्ताओं के खिलाफ और भीड़ की राय के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत की। ब्रूनो से लेकर स्पिनोजा और वोल्टेयर तक, ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपने विचारों के लिए बहुत विशाल व्यक्तिगत कीमत चुकाई। उनकी कहानी हमें भी अपनी जिंदगी में, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अन्याय और झूठ के खिलाफ खड़े होने का साहस देती है। तीसरा, बेन हमें सिखाते हैं कि विचार मायने रखते हैं। दर्शन सिर्फ एक अकादमिक खेल नहीं है। दार्शनिकों के विचार, जो हमें अक्सर बहुत ही अमूर्त और दुनिया से कटे हुए लगते हैं, उनका हमारी वास्तविक दुनिया पर, हमारी राजनीति पर, हमारी नैतिकता पर और हमारे जीने के तरीके पर बहुत ही गहरा और एक बहुत ही ठोस प्रभाव होता है। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और हमारे अपने समय की मानवाधिकारों की लड़ाई, ये सब दार्शनिक विचारों की ही तो उपज है। ये हमें अपने और दूसरों के विचारों को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता है। अंत में बेन की यह किताब और पूरा का पूरा दर्शन का इतिहास हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत निमंत्रण देता है। यह हमें उस महान, उस कभी ना खत्म होने वाली बातचीत में शामिल होने के लिए कहता है, जो इंसानियत खुद से अपने अस्तित्व के बारे में करती आई है। यह हमें सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय दार्शनिक बनने के लिए कहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई प्रोफेसर बनना है। इसका मतलब है सुकरात की तरह एक परीक्षित जीवन जीना। इसका मतलब है अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाना, स्पष्ट रूप से सोचना सीखना और अपनी जिंदगी को कुछ सोचे समझे मूल्यों के अनुसार जीने की कोशिश करना। बेन की कहानी का अंत 19वीं सदी में हो जाता है, लेकिन दर्शन की कहानी कभी खत्म नहीं होती। 20वीं और 21वीं सदी ने हमें अस्तित्ववाद, नारीवाद और चेतना के बारे में और भी नए और भी रोमांचक सवाल दिए हैं। अब यह हम पर है, आप पर और मुझ पर है कि हम इस कहानी को आगे ले जाएं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे आधुनिक दर्शन के विचारों ने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है और कैसे हम उन महान विचारकों के साहस और उनकी तर्क बुद्धि से सीखकर अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा प्रबुद्ध बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे तर्क और अनुभव के बीच संतुलन बनाएं, कैसे स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने का साहस करें और कैसे एक परीक्षित और एक विचारशील जीवन जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर उस महान बौद्धिक परंपरा का हिस्सा बनकर अपनी और अपने समाज की समझ को बेहतर बनाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।